कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जहां की धरती सोना उगलती थी, जहां के कपड़े, मसाले और हीरे पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचते थे। लेकिन यही देश धीरे धीरे एक विदेशी ताकत की गुलामी में चला गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस ताकत ने भारत पर राज किया वो शुरुआत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। जी हाँ, कुछ व्यापारी भारत आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ ही वर्षों में वही व्यापारी इस पूरे देश के शासक बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल और समृद्ध देश एक विदेशी कंपनी के सामने कमजोर पड़ गया? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। साल 1600 में इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ आई ने एक व्यापारिक कंपनी को विशेष अधिकार दिया कि वो एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सके। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय यूरोप के देशों को भारत के मसाले, रेशमी कपड़े, सूती वस्त्र, नील और चाय की बहुत मांग थी। भारत को उस समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ व्यापार से बहुत अधिक धन मिलता था। इसी लालच में अंग्रेज व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। साल 1608 में अंग्रेजों का जहाज पहली बार भारत के बंदरगाह सूरत पहुंचा। उस समय भारत पर जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। काफी कोशिशों के बाद उन्हें अनुमति मिल गई और उन्होंने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्री स्थापित किया। ये फैक्ट्री कोई कारखाना नहीं था, बल्कि एक गोदाम और व्यापारिक कार्यालय होता था जहां माल रखा जाता था। सूरत में सफलता मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण भारत में मद्रास में एक मजबूत किला और व्यापारिक केंद्र बनाया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। इसके बाद अंग्रेजों को पश्चिम भारत में बॉम्बे मिला। ये शहर पुर्तगालियों के पास था, लेकिन बाद में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड को दहेज में मिला और फिर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बॉम्बे धीरे धीरे अंग्रेजों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। इसके बाद उन्होंने पूर्वी भारत में कैलकाटा में भी अपना केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने एक बड़ा किला बनवाया, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने किले बनाए, अपनी सेना तैयार की और भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि राजनीति और सत्ता में भी दखल देने लगे। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। 17वीं सदी के अंत तक भारत पर औरंगजेब का शासन था। उस समय मुगल एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक माना जाता था। मुगल साम्राज्य की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैली हुई थी। देश के अधिकतर हिस्सों पर मुगलों का नियंत्रण था, इसलिए भारत राजनीतिक रूप से काफी हद तक एकजुट था। लेकिन साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बने वे उतने शक्तिशाली नहीं थे। उनमें नेतृत्व की कमी थी और वे पूरे साम्राज्य को मजबूत तरीके से संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होने लगी और कई प्रांतों के गवर्नर तथा सेनापति खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे। भारत में कई शक्तियां उभरने लगी, जैसे मराठा एम्पायर, हैदराबाद के निजाम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। इन सभी शासकों ने धीरे धीरे मुगल सत्ता से अलग होकर अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। इससे भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया तो इन राज्यों के बीच सत्ता और क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष होने लगा। हर राजा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। कई बार ये शासक अपने दुश्मनों को हराने के लिए विदेशी शक्तियों से भी मदद लेने लगे। यही वो मौका था जिसका इंतजार अंग्रेज कर रहे थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की इस राजनीतिक कमजोरी को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने एक बेहद चालाक नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज अक्सर दो भारतीय शासकों के बीच दुश्मनी बढ़ा देते थे, फिर वे किसी एक राजा का साथ देकर दूसरे राजा को हरा देते थे। जब युद्ध खत्म होता तो अंग्रेज धीरे धीरे उस क्षेत्र की सत्ता पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह बिना सीधे लड़ाई किए ही अंग्रेज भारत के कई हिस्सों में अपनी ताकत बढ़ाने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली, किले बना लिए और भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। अब वे भारत के शासकों के बीच मध्यस्थ, सहयोगी और कभी कभी दुश्मन भी बन जाते थे। और इसी रणनीति ने आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। 18वीं सदी के बीच तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे अपनी ताकत भी बढ़ा रही थी। लेकिन असली मोड़ आया साल 1757 में, जब हुआ इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण युद्ध, बैटल ऑफ प्लसे। ये युद्ध भारत के इतिहास में इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने राजनीतिक शासन की नींव रखी। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत माना जाता था। यहाँ के नवाब थे सिराज उद्दौला। नवाब सिराज उद्दौला को अंग्रेजों की बढ़ती ताकत पसंद नहीं थी। उन्हें शक था कि अंग्रेज बंगाल में किले बना रहे हैं और अपनी सेना मजबूत कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बिना अनुमति मजबूत करना शुरू किया तो नवाब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और कलकत्ता पर हमला कर दिया। कलकत्ता खोने के बाद अंग्रेजों ने अपनी ताकत इकट्ठा की और बदला लेने की योजना बनाई। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जानते थे कि सीधी लड़ाई में जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने नवाब की सेना के कुछ बड़े अधिकारियों को लालच देना शुरू किया। नवाब के सेनापति मीर जफर को अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर वो उनका साथ देंगे तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। लालच में आकर मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गए। 23 जून 1757 को बंगाल के पलाशी नामक स्थान पर यह युद्ध शुरू हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन युद्ध के समय मीर जाफर और उनके सैनिकों ने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों को आसानी से जीत मिल गई। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन असली शक्ति अब अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर सिर्फ नाम के शासक थे। बंगाल की अपार संपत्ति अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगी। यही वो क्षण था जब एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की शासक बनने लगी और यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की असली शुरुआत हुई। बैटल ऑफ प्लसे के बाद अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ने लगी थी। बंगाल पर उनका प्रभाव लगभग स्थापित हो चुका था, लेकिन जल्द ही बंगाल के नए नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव फिर से शुरू हो गया और इसी टकराव ने जन्म दिया इतिहास के एक और महत्वपूर्ण युद्ध को। बक्सर का युद्ध 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, लेकिन बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान थे। अंग्रेज बिना कर दिए व्यापार करते थे, जिससे बंगाल के व्यापारियों को नुकसान होने लगा। जब मीर कासिम ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के विशेष अधिकार खत्म करने की कोशिश की, तो अंग्रेज उनसे नाराज हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। अंग्रेजों का सामना करने के लिए मीर कासिम ने दो बड़े शासकों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। शाह आलम द्वितीय, उस समय के मुगल बादशाह, शुजा-उद-दौला, अवध के शक्तिशाली नवाब, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनाई
1764 में इन तीनों शासकों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। संख्या के हिसाब से भारतीय सेना अंग्रेजों से कहीं बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना अधिक अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने इस युद्ध में भी जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद अंग्रेजों की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, ओडिशा में दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के सबसे अमीर क्षेत्रों से सीधे कर वसूलने लगे। इससे उनके पास बहुत अधिक धन आ गया, जिससे वे अपनी सेना और मजबूत कर सके और भारत के अन्य राज्यों को भी अपने कब्जे में लेने लगे। यही वो क्षण था जब अंग्रेजों की ताकत पूरे भारत में तेजी से फैलने लगी। बक्सर का युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब अंग्रेजों का लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था, वे धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेजों ने कई चालाक और योजनाबद्ध नीतियां अपनाई, जिनकी मदद से उन्होंने एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने लागू की थी। इस नीति के अनुसार अगर किसी भारतीय राजा की कोई जैविक संतान पुत्र नहीं होती थी, तो उस राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। पहले भारत में ये परंपरा थी कि अगर किसी राजा की संतान नहीं होती, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी बना सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को मानने से इनकार कर दिया। इस नीति के जरिए अंग्रेजों ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर। इससे कई भारतीय शासकों में भारी असंतोष फैल गया। अंग्रेजों ने भारत के शासकों के बीच आपसी दुश्मनी का भी फायदा उठाया। वे अक्सर दो राज्यों के बीच विवाद पैदा कर देते थे, फिर किसी एक राजा का साथ देकर दूसरे राजा को हरा देते थे। युद्ध के बाद अंग्रेज धीरे धीरे उस राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेते थे। इसी नीति को कहा जाता था फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सेना भी बनाई। इस सेना में अधिकतर सैनिक भारतीय ही होते थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। इन सैनिकों को अंग्रेजों के आदेश पर ही लड़ना पड़ता था। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीयों से ही भारतीय राज्यों के खिलाफ युद्ध करवाया। धीरे धीरे उनकी सेना इतनी मजबूत हो गई कि भारत के कई राज्यों के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। इन सभी नीतियों की मदद से अंग्रेजों ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, भारतीय शासकों की शक्ति कमजोर कर दी और पूरे भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव फैला लिया। लेकिन अंग्रेजों की इन नीतियों से भारतीय जनता और शासकों में भारी असंतोष पैदा होने लगा और यही असंतोष आगे चलकर एक बड़ी क्रांति में बदल गया, जिसे इतिहास में कहा जाता है 1857 की क्रांति। अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों से भारतीय जनता और सैनिकों में धीरे धीरे भारी असंतोष फैलने लगा था। राजाओं से उनके राज्य छीने जा रहे थे, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। आखिरकार ये असंतोष 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इसे इतिहास में 1857 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की शुरुआत एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने की थी। वे अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे। उस समय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई थी, जिनकी गोलियों पर लगी चिकनाई को मुंह से काटना पड़ता था। ऐसी अफवाह फैल गई कि इन गोलियों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी। जब सैनिकों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें सख्त सजा दी। इससे सेना में गुस्सा और बढ़ गया। धीरे धीरे
ये विद्रोह कई जगहों पर फैल गया। सबसे पहले मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे और वहां के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित कर दिया। अब ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस क्रांति में कई वीर नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों से बहादुरी से युद्ध किया टाइम शर्टों पे। एक महान सेना नायक नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इन सभी ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। हालांकि ये विद्रोह बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सफल नहीं हो सका। क्रांतिकारियों के पास एकजुट नेतृत्व नहीं था। अंग्रेजों की सेना अधिक संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। कई भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पर शासन करना अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अब भारत लगभग 90 साल तक सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। 1858 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार के हाथ में चला गया। इस दौर को कहा जाता है ब्रिटिश राज। अब भारत पर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा। उन्होंने भारत की संपत्ति का खूब शोषण किया और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी देश की आजादी हमेशा के लिए नहीं छीनी जा सकती। लगातार संघर्ष और बलिदान के बाद आखिरकार भारत को आजादी मिल ही गई और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। Subscribe right now and unlock the forgotten stories of history.